नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। डिबेट में बहुत बड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। क्या ममता बनर्जी को कांग्रेस का डर सता रहा है? बहुत बड़ा सवाल, तिलमिलाई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस को मेरा समर्थन था, कर्नाटक में शानदार जीत हुई है, मैं चाहती हूं बीजेपी हीरो से जीरो हो जाए। देखिए, बीजेपी के लिए तो लगातार बोलती ही है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की शानदार जीत के बाद कांग्रेस पार्टी से ही ममता बनर्जी को बहुत बड़ा खतरा है। कह रही हैं जहां जहां 200 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की है, वहां कांग्रेस को ही रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को मुझसे लड़ने की क्या जरूरत है? मुझसे कांग्रेस लड़ाई ना करे, मैंने तो समर्थन दिया ही। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी से पूरा पल्ला झाड़ लिया है। अधीर रंजन चौधरी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जहां जहां जरूरत होगी हम टीएमसी से लड़ेंगे। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो ममता बनर्जी ने उसको दरकिनार कर दिया था। सर, आप बहुत बड़े विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत आपका डिबेट में सबसे पहले तो। और सर, आज ये बयान को किस तरीके से देखेंगे? क्या तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस से झटका लगा है? अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया हम समर्थन नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी ने कर्नाटक में बस ये बोला था कि बीजेपी को वोट ना दो, ये नहीं बोला कि कांग्रेस को वोट दो, और हम जहां जहां जरूरत पड़ी टीएमसी से लड़ेंगे। बहुत बड़ा झटका, क्या मानेंगे? देखिए, अधीर रंजन जी के जहाँ तक है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारतीय राजनीति का एक इतिहास रहा कि कांग्रेस भी कई पार्टियों में कांग्रेस के एजेंट रहते थे। जब चरण सिंह जी की पार्टी टूटी है, जब चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो हकीकत इंदिरा गांधी जी के कांग्रेस के कई उनकी पार्टी में थे जो सूचना देते रहते थे और चरण सिंह को मिसगाइड कर दिया। अब ये काम बीजेपी करती है। बीजेपी ने भी अपने कई पार्टियों में अपने एजेंट बना रखे, कांग्रेस ने भी जी। मगर आपको बता रहे, एक आदमी हिंदुस्तान में ऐसा है जो एजेंट किसी का नहीं है, वो है अधीर रंजन। हम लोगों का जहाँ तक पूरा विश्वास है, दावे के साथ कह सकता हूँ, अधीर रंजन की वजह से कांग्रेस बंगाल में जिंदा है। हाँ। वो आदमी कभी नहीं बिका और कभी कांग्रेस का पक्का वफादार खुददार किसी भी पार्टी से। अगर वो चाय लेता तो भाजपा से वो अध्यक्ष होता, सेंट्रल में मिनिस्टर होता। आज भी अगर चाय ले तो अधीर रंजन सेंट्रल में मिनिस्टर हो जाए, मगर अधीर रंजन कभी बिके नहीं। और कांग्रेस जो वहां लड़ी, 2 सीटें जीत करके आई, सिर्फ अधीर रंजन के बल पे। अब आइए, अधीर रंजन का क्या है? अधीर रंजन का वहाँ के संगठन के लीडर हैं, कार्यकर्ताओं के लीडर हैं। वो कार्यकर्ता के लिए लड़ जाते हैं और ममता बनर्जी का अगर किसी ने विरोध किया, वरना पूरी कांग्रेस चली जाती ममता बनर्जी के। और एक ही आदमी जो मझधार में कांग्रेस ने उनको वो इज्जत नहीं दी। दूसरी आपको बता रहे, पार्लियामेंट में कभी आप गौर कीजिएगा, अधीर रंजन जब बोलते हैं तो हालांकि वो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते और अपने धारा प्रभाव वो बहुत ज्यादा प्रो कांग्रेसी, बिल्कुल, मतलब किसी भी उसमें सिर्फ कांग्रेस का सपोर्ट करना। और वो जो बीजेपी या सदन के अगेंस्ट में जाती है, मगर सदन में भी लोग सुनते हैं उनकी बात। हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष का और राज्यसभा अध्यक्ष का, वह तमाम नेता उनकी बात गौर करते हैं। अब वही आदमी बोलने वाला है जो जबरदस्त बीजेपी का विरोध करते हैं और सदन में वितर्क से करते हैं। अब आप देखिए कि क्या है कि ममता बनर्जी ने कभी भी लाइव में कांग्रेस के लिए ये नहीं कहा था कि वहाँ जब कर्नाटक में जीत गई है तो चूंकि सभी को बधाई देनी थी तो इन्होंने बधाई दे दी। और इन्होंने उसके पहले कभी नहीं कहा था कि कांग्रेस को, मतलब कर्नाटक कांग्रेस को वोट दो या कहीं पर कहा हो जहाँ नहीं लड़ रही हो। नहीं, कांग्रेस का अगर सबसे ज्यादा लॉस किसी ने किया तो ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ये भी कर लेती है, कांग्रेस को नुकसान करने के लिए बीजेपी से भी समझौता कर लेती है और कम्युनिस्ट से भी कर लेती है। कांग्रेस को पूरा डाइजेस्ट करना चाहती है, पूरा पीना चाहती है। लगभग 80% कांग्रेस को पी गई जी। दूसरा, कांग्रेस जिनके पास जो कार्यकर्ता है उसमें लगभग 85% कार्यकर्ता कांग्रेस का ही है। अब आपको बताना है, अगर कांग्रेस और ममता बनर्जी में एकता हुई तो ये संभव नहीं है। यदि एकता होती है तो एक ही शर्त में होगी कि वहाँ की कांग्रेस ममता बनर्जी के उसमें विलय कर जाए, या नाम कांग्रेस ही रहे तो अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ये तो ममता बनर्जी के पास रहेंगे,
उसके अलावा ये राष्ट्रीय लेवल का भी पद चाहेंगी जी। अब कई जगह ऐसा हुआ है, जैसे यूपी में एक चीफ मिनिस्टर बने थे जगदम्बिका पाल, तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी कि उनसे मिल करके, जिसमें वो थे राजा जी थे, जितेंद्र प्रसाद वगैरह, सब लोग उनकी अलग एनडी तिवारी वाली बन गई थी। बाद में वो अध्यक्ष बना दिए गए, मगर ममता बनर्जी इतना बड़ा पद नहीं लेंगी। अगर ममता बनर्जी विलय करेंगी कांग्रेस में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद लेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है ममता बनर्जी और उनकी अपनी सोच है। दूसरा, जो सपना देखती हैं उसको वो जोर जबर जैसे भी हासिल करने की कोशिश करती है। तो कांग्रेस से इनका समझौता हो ही नहीं हो सकता बिल्कुल। मगर कर्नाटक में कांग्रेस के जीतने से आपको बता रहे हैं, एक तरफ बीजेपी का कर्नाटक में लॉस जरूर हुआ है, मगर पूरे देश में बीजेपी को अप्रोच रूप से एक फायदा भी मिलने जा रहा है। वो फायदा ये मिलने जा रहा है कि कर क्या रहे हैं ये, कि ये इनका जीतने से पूरे देश में कांग्रेस संगठन खड़ा हो गया, तो मुर्दे भी जी उठे। बिल्कुल। अब क्या हुआ, कांग्रेस के बंगाल में, जबकि कांग्रेस सोई हुई पार्टी मानी जाती थी, तो बंगाल में क्या हुआ कि एकदम से जब रिजल्ट आने लगे तो कांग्रेसी कार्यकर्ता बूढ़े से बूढ़ा शाम को दोपहर बाद निकलना शुरू हो गया। तो ममता बनर्जी ने एक बयान दे दिया इनके फेवर में कि अच्छा हुआ सब ये। अब ममता बनर्जी को चिंता लग गई कि अगर कहीं ये कांग्रेस यहाँ सक्रिय हो गई तो मेरा वोट कटेगा। यदि कांग्रेस वहाँ सक्रिय हुई और निश्चित होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा, उसमें ममता बनर्जी बुरी तरह से हारेंगी। बिल्कुल। नंबर एक, ममता बनर्जी के सांसद निश्चित तौर पर कम होंगे। सर, यानी कि पश्चिम बंगाल में कहीं न कहीं अपनी जमीन खो रही है ममता बनर्जी, तभी तो डर लग रहा है। लोकसभा में निश्चित इनके सांसद कम होंगे। हाँ। अभी भी 18 और 22 सांसद थे। लोकसभा में 18 बीजेपी के थे, 20 इनके थे, 2 उनके थे, तो लगभग बराबर थे और बहुत कम का परसेंटेज था। तब से अब बीजेपी बहुत मजबूत है, उनके विधायक है। ममता बनर्जी के विरोध में मुस्लिम वहाँ चूंकि मुस्लिम जबरदस्त है, अब एंटी मुस्लिम जो लोग हैं वो सब बीजेपी के उसमें लामबंद हो गए। हाँ। हमारा अंदाज है कि कांग्रेस अगर वहाँ पे लड़ेगी और ममता बनर्जी का वो चूंकि इनकम्बेंसी बोर्ड भी चल रहा है, तो शायद बीजेपी के सांसद वहाँ 30 तक निकल सकते हैं। अच्छा। और कांग्रेस अगर लड़ गई तो कांग्रेस के सांसद 3-4 निकल सकते हैं। दूसरा क्या है कि अब अभी तक तीसरा दल मजबूत था, तीसरा मोर्चा। अब क्या है, कांग्रेस तेलंगाना में भी लड़ेगी, केरल में भी लड़ेगी, तमिलनाडु में भी लड़ेगी, हिमाचल में उनकी सरकार लड़ेगी, कश्मीर में लड़ेगी, पंजाब में लड़ेगी, सब जगह। अभी तक ये लोग ये दबाव बना रहे थे। ममता बनर्जी का यहाँ ये भी कहना है कि जहाँ पर कांग्रेस क्षेत्रीय, उन्होंने एक बात और कही, कोई नहीं सोच पाया कि बीजेपी का मुकाबला, बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्रीय दल मजबूत करना पड़ेगा। क्षेत्रीय दल के में कांग्रेस वहाँ पे समझौता करे उनसे, मतलब हाँ, कि क्षेत्रीय दल को कांग्रेस आगे कर दे तो बीजेपी को रोक दिया जाएगा। हाँ। और जहाँ पे कांग्रेस मजबूत होगा वहाँ पे हम लोग सपोर्ट, कुछ राज्यों में ममता बनर्जी का ही नहीं, तो वहाँ जैसे तमिलनाडु में कांग्रेस को सपोर्ट कर देंगे, हिमाचल में, ये इनकी सोच है, सपोर्ट कर देंगे। तो जैसे हिमाचल में 1 सीट उनको मिल गई, तमिलनाडु में 4 मिल गई, ये उनकी। देखिए ममता बनर्जी बहुत चालाक उसमें राजनीतिक है और वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करती हैं। वो राजनीति के लिए भी किसी भी स्तर पे उतरने को तैयार है और उनका मतलब मेन मकसद है सत्ता जी। और इसमें कोई संग नहीं, ममता बनर्जी की काफी मजबूत स्थिति रहेगी। मगर आपको बताना है कि तीसरा मोर्चा जो है, इनके लड़ने से अब कांग्रेस कहीं पर भी झुक करके समझौता नहीं करेगी। यूपी में भी पहले सपा या बसपा से समझौता कर सकती थी, अब नहीं करेगी। अब महाराष्ट्र में नहीं करेगी, आंध्रा में नहीं करेगी। उसका रिजल्ट होगा कि तीसरा मोर्चा भी लड़ेगा और उसका फायदा मोदी को मिलेगा। उससे क्या होगा, 2024 के लिए इन लोगों ने खुद मानसिकता बना ली सभी दलों ने कि कुछ भी हो मोदी आ जाएंगे, चाहे कम बहुमत से आए, इतने नहीं होंगे, सांसद कुछ कम हो जाएंगे। अब क्या है, ये लोग अगर अलग लड़े तो ये लोग खुद ही मोदी को ला देंगे। दूसरी आपको बता रहे एक चीज और जा रही है, कि लोगों का ये कहना है एंटी बीजेपी वोटर का
कि राहुल गांधी उतना बीजेपी से नहीं लड़ पाए जितना ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने बीजेपी को वहां पे रौंद दिया बुरी तरीके से, उनके कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कराया, मारा पीटा, उनको हरा दिया। मोदी के आने पे भी कहा कि मोदी को हमारे राज्य में नहीं आना चाहिए, अमित शाह के लिए कहा, उनको अरेस्ट तक की धमकी दे दी। और बीजेपी को अगर कोई सबक सिखा पाया है तो बंगाल में ममता बनर्जी सिखा पाए। दूसरा, लालू ने पूरा जीवन बीजेपी का विरोध किया और जबरदस्त किया। तो लोगों का ये भी मानना है उधर बंगाल वगैरह का कि मोदी का मुकाबला ममता बनर्जी कर सकते हैं, राहुल गांधी नहीं। ठीक है, यही पोजीशन साउथ में है, यही पोजीशन अखिलेश के लिए, अखिलेश और मायावती के लिए ये यूपी में है कि मोदी का योगी का मुकाबला अखिलेश कर सकते, कांग्रेस नहीं। इन सब की वजह से तीसरा मोर्चा मजबूत रहेगा। कांग्रेस फाइट करेगा, जो उसका वोट है 6% लेकर के 30% तक जहाँ, वो अगर वोट एक तरफ हो जाएगा तो बीजेपी निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर पूरे कांग्रेस की जो छवि है वो उभर कर सामने आई और तृणमूल कांग्रेस की भी जो हालत है वो कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। इसी का डर ममता बनर्जी को सता रहा है। कह रही है कि मुझे क्षेत्रीय दलों से लड़ने में कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए क्योंकि मैंने समर्थन दिया है कांग्रेस को, जबकि कांग्रेस ने इसको सिरे से नकार दिया, कोई समर्थन नहीं मिला है और हम तृणमूल कांग्रेस से जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां लड़ेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़े संक्षेप में आपने समझाया। अब देखने वाली बात होगी आने वाले चुनावों में क्या स्थिति टीएमसी के निकलकर सामने आती। तो बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए।